अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम शुभ आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब लोग बड़े होंगे, हम होंगे, चिमड़ी भी होंगे, मैं लुकस कुदरत हुसैन अफान और आप लोग की रोड कला है कारगिल वॉर, व्हाई इट हैपेंड, रियल स्टोरी ऑफ विक्रम बत्रा, शेर सिंह, शेरशाह, वो जो शेरशाह था उसके बारे में मूवी भी जो आई थी। ध्रुव राठी की वीडियो है, देखते हैं का सीन है। कारगिल वॉर के बारे में है, भाई जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक दीजिए। करें, अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो द इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्टेड। साल था 1999। कुछ पाकिस्तानी तो अपन सोल्जर्स तब पैदा हुआ इंडियन टेरिटरी था। के अंदर घुस जाते हैं और इंडियन डिफेंस फोर्सेस बड़ी बहादुरी से रिटेलिएट करती हैं। देखते ही देखते एक लड़ाई छिड़ जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एक ऐसी लड़ाई जिसे आज हम कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं। Kargil War, 1999. This place became the center of much international intrigue and war between India and Pakistan. 22 years ago, India was betrayed. नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था, मुशर्रफ जो है जनरल Prime था। Minister Atal Bihari Vajpayee made it clear that India would emerge victorious. हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। कारगिल वॉर के वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉर हीरोज थे कैप्टन विक्रम बत्रा। इन पर अभी एक फिल्म भी आई है शेरशाह नाम से, Amazon प्राइम वीडियो। देखिए मैंने सोचा एक ये बढ़िया मौका होगा इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का कि क्या थी कारगिल वॉर, क्या रीजंस थे इसके पीछे होने के और एग्जैक्टली क्या हुआ था। जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स यहां पर खेली गई थी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आइए जानते हैं इन सारी चीजों को आज के इस कारगिल वॉर के वीडियो में। हमारी कहानी शुरू होती है 3 मई 1999 को। बटालिक रीजन के एक छोटे से गांव में एक लोकल शेपर्ड थे ताशी नाम ग्याल करके। उन्होंने अपनी याक खो दी थी। अपने दोस्त के साथ वो अपनी याक को ढूंढने निकले। दूरबीन से देख रहे थे कि उन्होंने कुछ अजीब सा होते हुए देखा। उन्होंने देखा कि कुछ आदमी हथियार ताने बंकर्स की डिगिंग करने लग रहे हैं। उन्होंने सोचा कुछ तो यहां पर गलत होने लग रहा है। वहाँ हमें कोई 6 आदमी नजर आई है, कोई काला रंग का ढेर लगा हुआ था। तो मैंने थोड़ा सा देखा उसमें, तो पत्थर डोल रहा था। ये वही बंदा है। इन्हें शक हुआ कि ये लोग एक्चुअली में एलओसी की दूसरी साइड से आए थे। तो ये इंडियन आर्मी के नियरेस्ट पोस्ट पर चले गए इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म करने के लिए। थैंकफुली क्योंकि इंडियन आर्मी ने इस इन्फॉर्मेशन को चेक किया और पता लगा ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट थी और ये कोई छोटा मोटा इंट्रूजन नहीं था बल्कि एक वेल प्लान्ड अटैक था पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। इंट्रूजन को रिपोर्ट किया गया द्रास, काकसर और मशको के सेक्टर्स में। ओवरऑल ये 130 से ज्यादा पोस्ट को ऑक्यूपाई कर चुके थे और इनका एम था जो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे 1 था, NH1 को ब्लॉक करना। और ये ब्लॉक करने से कश्मीर को लद्दाख से कट ऑफ कर सकते थे। इस ऑपरेशन को कोड नेम दिया गया ऑपरेशन बद्र। इस एक्शन को अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक डायरेक्ट ब्रीच था 1972 के शिमला एग्रीमेंट का, जिसे साइन किया गया था फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और फॉर्मर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा। इस एग्रीमेंट के अनुसार दोनों नेबरिंग कंट्रीज ने यह एग्री किया था कि एलओसी को कभी वायलेट नहीं किया जाएगा और अगर कोई भी इशू होता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो पीसफुल रेजोल्यूशन निकाला जाएगा थ्रू बायलैटरल अप्रोचेस। अनफॉर्चुनेट चीज यह है दोस्तों कि इससे कुछ ही महीने पहले फरवरी 1999 में फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बस यात्रा करी थी लाहौर तक, जहां पर उन्होंने एक पोएम रिसाइट करी थी, हम जंग ना होने देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने लाहौर डिक्लेरेशन भी साइन करी थी फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ। ये एक तरह से बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस एस्टैब्लिश करने के लिए। बहुत दिन दुश्मनी होगी, अब कुछ दोस्ती को भी मौका मिलना चाहिए। ऐसा होने के सिर्फ 3 महीने बाद ही जो इतने बड़े स्केल पर इंट्रूजन किया गया पाकिस्तानी सोल्जर्स के द्वारा, इससे साफ दिखता है कि कैसे पाकिस्तान में कोई ना कोई तो था जो ये पीस को रहने नहीं देना चाहता था। लेकिन एनीवेज इसके अगेंस्ट रिटेलिएट करने के लिए इंडियन आर्मी ने एक काउंटर अटैक लॉन्च किया जिसका कोड नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। हजारों आर्मी ट्रूप्स को मोबिलाइज किया गया और कारगिल सेक्टर में भेजा गया। उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी थे जनरल वेद प्रकाश मलिक। इंडियन एयरफोर्स ने भी एक बड़ा क्रूशियल रोल निभाया। 26 मई को उन्होंने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया जिसका एम था पाकिस्तानी ट्रूप्स को इंडियन टेरिटरी से बाहर निकालना। ट्रेडिशनली ये होता है कि जब भी एयर पावर का इस्तेमाल किया जाता है किसी कॉन्फ्लिक्ट में
तो उसे माना जाता है कि इस केस में एक ऑल आउट वॉर डिक्लेयर हो चुकी है। हाँ, ये इंडिया के लिए पहली बार था कि एयर पावर को ऐसी इन्वायरमेंट में डिप्लॉय किया गया हो। इंडियन एयरफोर्स का प्लान तो यह भी था कि एलओसी क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर जाकर वहां पर कुछ टारगेट्स पर बॉम्ब गिराना, लेकिन जैसा कि एयर चीफ मार्शल अनिल यशवंत निपनिस ने बाद में बताया कि प्रधानमंत्री वाजपेयी इसके सख्त अगेंस्ट थे। उन्होंने बड़ी फर्मली अपना ऑर्डर दिया था कि एलओसी को क्रॉस नहीं करना है, और इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिप्लोमेटिक रीजन था। बात यह है दोस्तों कि जब भी कोई दो देश उन्होंने जो एक दूसरे के साथ जंग पर जाते हैं, करा, अगर उस जंग को तीसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बताना अक्सर बड़ा मुश्किल होता है कि कौन यहां पर सही है, कौन यहां पर गलत है, क्योंकि अक्सर दोनों साइड ने ही कुछ गलतियां करी होती हैं, दोनों साइड की तरफ से ही कुछ ना कुछ वायलेशंस हुई होती हैं। आप खुद का ही एग्जांपल लेकर देख लीजिए। हम एज इंडियंस जब इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जंग होते हुए देखते हैं, या अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जंग होते हुए देखते हैं, तो बड़ा मुश्किल है अपने लिए बताना कि कौन यहां पर सही है, कौन यहां पर गलत है, क्योंकि दोनों साइडों के पास अक्सर अच्छे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। ऐसे ही 1999 में जब कारगिल जंग हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से बताना काफी मुश्किल था कि कौन यहां पर सही है, कौन यहां पर गलत है, किस देश पर यकीन किया जाए। इसके साथ साथ इंडिया ने काफी रिस्ट्रेन दिखाया, एलओसी क्रॉस नहीं करी, बाकी इंटरनेशनल पब्लिक को दिखाया कि कैसे ये तो एक डिफेंसिव वॉर है, पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी के अंदर घुस आए हैं, हम उन्हें बाहर निकालना चाह रहे हैं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है एलओसी क्रॉस करके जाकर पाकिस्तान के अंदर बॉम्बिंग करने में, हम बस अपने देश को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। और ये करना दोस्तों इंडिया के लिए एक मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी। अगले कुछ हफ्तों जो बाकी देश थे, यूरोपियन यूनियन, एशियन रीजनल फोरम, यूनाइटेड स्टेट्स, G8 कंट्रीज, इन सारी कंट्रीज ने इंडिया को सपोर्ट किया इस कारगिल वॉर में। उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने प्रेशर बनाया नवाज शरीफ के ऊपर कि पाकिस्तान अपने सोल्जर्स को वापस ले ले। अब पूरी दुनिया को दिख रहा था कि इंडिया यहां पर सही था, पाकिस्तान गलत था। लेकिन अगर ग्राउंड सिचुएशन की बात करें तो पाकिस्तान ट्रूप्स को एक एडवांटेज मिली हुई थी। Taking advantage of the geography of the region, which in many instances favored them, Pakistan Army regulars, accompanied by fully armed and well-trained militants, sneaked into Indian territory. इस जंग में पाकिस्तानी सोल्जर्स एक एडवांटेजेस पोजीशन पर थे क्योंकि वो पहाड़ों के ऊपर थे। साथ ही साथ ये जो रीजन था, यहाँ बहुत ठंड पड़ती थी। द्रास का जो रीजन है वो पूरे इंडिया में कोल्डेस्ट इनहैबिटेड रीजन माना जाता है। यहाँ पर अक्सर टेम्परेचर्स -40 डिग्री तक चले जाते हैं। सोल्जर्स के लिए इन कंडीशंस में फाइट करना बहुत बहुत मुश्किल था। लेकिन इंडियन आर्मी में एक पॉपुलर सेइंग है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। कारगिल की जंग में द बैटल ऑफ टोलोलिंग को टर्निंग पॉइंट माना जाता है, जब लड़ाई का रुख बदला। टोलोलिंग पहाड़ी को रिकैप्चर करना इंडियन फोर्सेस के लिए काफी मुश्किल टास्क था। 16,000 फीट की हाइट थी, टेम्परेचर -5 से लेकर -11 डिग्रीज के बीच में था। ऊपर से ब्लैंकेट फायरिंग होने लग रही थी क्योंकि पहाड़ी के टॉप पर दुश्मन बैठे थे, और इसी रीजन से मूवमेंट करना इंडियन सोल्जर्स के लिए, उस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करना सिर्फ खराब वेदर में और मूनलेस नाइट्स में ही पॉसिबल हो पाता था, जिन रातों को चांद बाहर नहीं निकल के आता था, ताकि रोशनी बहुत कम हो और अगर वो मूवमेंट कर रहे हो तो दुश्मन को दिखे ना। कैप्टन अजीत सिंह उन ऑफिसर्स में से थे जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया। इन्होंने बताया कि कैसे 1 ग्राम एक्स्ट्रा वेट कैरी करने का मतलब भी था एक एक्स्ट्रा लोड कैरी करना, और अक्सर सोल्जर्स को चूज करना पड़ता था, या तो राशन कैरी कर लें अपने साथ खाने का, या फिर एम्यूनेशन कैरी कर, 2 किलो का एक फूड पैकेट, या फिर 100 बुलेट्स। कैप्टन अजीत ने बुलेट्स को चुना, और उन्होंने बताया कि वो 3 दिन तक सिर्फ सिगरेट के सहारे जिंदा रहे थे, बिना खाने के। इन सारी कंडीशंस को देखकर ये एस्टिमेट किया गया कि एक फिट सोल्जर को करीब 11 घंटे लगेंगे टोलोलिंग पहाड़ी के टॉप पर पहुंचने में। मेजर राजेश अधिकारी ने एक कंपनी को लीड किया जिन्होंने कोशिश करी पहाड़ी पर चढ़ाई करने की, और काफी हद तक इनकी कंपनी सक्सेसफुल रही। लेकिन जब ये टॉप से करीब 15 मीटर दूर थे, इंट्रूडर्स ने इन्हें देख लिया और फायरिंग स्टार्ट कर दी। मेजर अधिकारी और इनके साथ 2 और सोल्जर्स शहीद हो गए हैंड टू हैंड कॉम्बैट। दुश्मन की तरफ से भारी फायरिंग के कारण इनकी बाकी कंपनी को रिट्रीट करना पड़ा, और बड़े पत्थरों के पीछे उनकी कंपनी ने 3 अलग अलग पोजीशंस ले ली। लेकिन ये बचे हुए सोल्जर्स जैसे ही पत्थरों से थोड़ा साइड होने की कोशिश करते, ऊपर से फायरिंग चालू हो जाती, तो ये बीच में अटक गए। 15,000 फीट बेस से ऊपर और करीब 1,000 फीट टॉप से नीचे, बीच में ही अटक गए सोल्जर्स। हालत काफी खराब थी क्योंकि इनके पास अब ग्रेनेड्स भी नहीं बचे थे। टोलोलिंग हिल को रिकैप्चर करना इंडियन आर्मी ने अपनी करंट प्रायोरिटी बनाई,
कर्नल रविंद्रनाथ ने हैंड पिक किया 90 सोल्जर्स को कि वो जाकर उन बीच में फंसे हुए सोल्जर्स की मदद करेंगे और इस हिल को रिकैप्चर करेंगे। बटालियन में मौजूद कई वॉशरमैन, कॉबलर्स और बार्बर्स भी इन सोल्जर्स की मदद कर रहे थे, क्योंकि इतनी हैवी एम्यूनिशन को पहाड़ी तक ऊपर लेकर जाना था, तो फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत थी और ज्यादा लोगों की जरूरत थी। 12 जून को ये सक्सेसफुल हुए अपने बीच में फंसे हुए सोल्जर्स तक पहुंचने में, करीब 8 बजे के अराउंड। दुश्मन से सिर्फ 1000 फीट दूर कर्नल रविंद्रनाथ ने एक फाइनल पेप टॉक दी अपने सोल्जर्स को। आई हैव गिवन यू व्हाट यू वांटेड, नाउ यू हैव टू गिव मी व्हाट आई वांट। What I want. So ये थी वीडियो। क्या बात कही है भाई। इस तरह की बात जब आपको जो है आपके सीनियर कह देता है तो फिर कोई कुछ कहने को है होता ही नहीं। अच्छा, कारगिल वार के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, मैं तो खुद जानता हूँ थोड़ा बहुत। थोड़ी वीडियो लंबी है तो इस पर आगे भी रिएक्ट जरूर हम करेंगे, बट इतना ही अभी करेंगे। तो कारगिल वार जो है इसमें तो पता है कि किसने पहला जो है शुरुआत की और खत्म किसने की और वार कैसा हुआ। मतलब जो दिख रहा था सब कुछ, जो वहाँ पे पहाड़ी पे जो ये लोग चढ़े हुए थे, जहाँ तक मैंने एक बार इसकी वीडियो देखी थी, पता नहीं किसकी वीडियो थी लेकिन मैंने देखी थी, वो यही बता रहा था कि पाकिस्तानी जो सोल्जर है वो बहुत ही अच्छी पोजीशन पे थे। मतलब सब कुछ उनके हाथ पे चल रहा था, लेकिन जब इंडियन आर्मी आ गए और उन्होंने मतलब हालांकि बहुत सारे मारे भी गए, शहीद भी हो गए मतलब इंडियन आर्मी, तब भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा और चढ़ते रहे लास्ट में वो वहां तक पहुंच गए। ये जो विक्रम बात्रा है लास्ट में ये बंदा भी शहीद हुआ था और उसको भी जो है ब्लड लगी हुई थी, वो भी किसी ने मूवी में तो इसे दिखाया जाता है कि बहुत ही चुपके से कोई वहां से जो है शूट कर देता है स्नाइपर से। बट ये है कि जो इनके साथ जो अच्छा पॉइंट जो था वो पाकिस्तानी के साथ ही था। दूसरी बात ये भी है यार कि पाकिस्तान साइड पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी पड़ गया था। नवाज शरीफ में मेरे ख्याल से कहा था कि पीछे हटे, फिर वो अमेरिका ने तो नवाज शरीफ ने इनसे कहा था कि आप लोग पीछे हटे, लेकिन जो इनका जनरल था वो मेरे ख्याल से नहीं छोड़ रहा था, कह रहे नहीं हम लोग फाइट करेंगे। तो इस वजह से उन लोग जो है दो माइंड में हो गए थे ना। सबसे अगर देखी जाए अमेरिकन प्रेशर ही मैं कहूंगा, उनकी वजह से ये सब कुछ पर रुक गया, क्योंकि ये अच्छा हाईवे की बात की गई कि वो हाईवे जो है ब्लॉक करना चाहते थे। ठीक बट ये था कि वार हुई थी और स्टार्ट हुई पाकिस्तान की, हालांकि उस थीम में पहले भी इनके बीच जो एग्रीमेंट्स हुए थे कि हम लोग 5 डेज के बाद नहीं करेंगे, एक साथ रहेंगे, कुछ लाहौर पैक्ट पता नहीं क्या उस पर भी साइन हुए थे। बट स्टिल इस तरह कर रहा है तो किसी एंगल से हमें ठीक नहीं लग रहा है कि क्यों किया उन्होंने। शायद कारगिल वार अगर ना होता तब पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन अब ठीक होते, क्योंकि तब से मेरे ख्याल से इनके रिलेशन खराब है। नहीं, रिलेशन तो पहले दिन से ही खराब है, देखी जाए, क्योंकि 71 का वार नहीं तब 48 में मेरे ख्याल में वार हुआ है, 65 में हुआ है, 71 में हुआ है और फिर कारगिल 1999। तो ये है कि मतलब तब एग्रीमेंट इनके वगैरह हुए थे ना, तो शायद अगर ये फाइट ना होती तब अभी थोड़े रिलेशन अभी तक ठीक होते हैं शायद। उन्होंने जो एग्रीमेंट उनके हुए इनके पाकिस्तान के उसकी खिलाफवर्जी की ना। सबसे अहम जो मसला है वो है कश्मीर। जब तक कश्मीर का मसला नहीं तो ये लोग दो कंट्रीज नहीं बैठेंगे अमन से। एग्जैक्टली। बढ़िया था कि ये लोग जो अगर ये जगह ब्लॉक कर देते तो ये लद्दाख और कश्मीर को अलग अलग कर देते, तो ये बात है यहाँ पे। बाकी ये वीडियो थी ध्रुव राठी की, काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन की हुई थी। दूसरा पार्ट भी जरूर बनाएंगे आप लोगों के लिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सोशल मीडिया साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं। लाइक करें तो पता चले कैसे मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।